हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी 4th सेमेस्टर का जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैनिपुलेशन, और उसमें हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो शुरू करते हैं। क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? जैसे हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस को काटता है। लेकिन ये तो इसका काम हो गया ना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के सीक्वेंस को काटता है, हम रिकम्बिनेंट डीएनए में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली बायोलॉजिकली एक प्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, और बैक्टीरिया उसको अपने एक डिफेंस के मैकेनिज़्म की तरह यूज़ करती है, अपने बचाव के लिए यूज़ करती है। किससे? वायरसेस से। क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ये इसका ये क्रोमोसोम हुआ, इसमें प्लाज्मिड होते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई वायरस है, वायरस आया यहाँ पे तो वायरस अपना डीएनए इसमें डालता है, वायरल डीएनए। तो बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस वायरस के डीएनए को काट देते हैं और इनके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, और इसी की वजह से इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या करता है, क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो वायरस के डीएनए को, जो वायरल डीएनए बैक्टीरिया को अफेक्ट करने आता है, इन्फेक्ट करने आता है, उसको काट देते हैं कुछ ऐसे सीक्वेंसेस पहचान कर, जिनकी वजह से ये अब बैक्टीरिया, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में ग्रोथ नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक, ये समझ में आया कि रेस्ट्रिक्ट कर देती है, इसलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। फिर आप कहेंगे कि अगर ये बैक्टीरिया के पास ही ऐसे कुछ प्रोटीन्स या एंजाइम हैं जो इसके ग्रोथ को, डीएनए को, वायरस के डीएनए को कुछ सीक्वेंसेस पे काट दे रही हैं, तो इसकी बैक्टीरिया के पास भी तो ऐसी रिकॉग्निशन साइट्स होंगी, वो सीक्वेंस होगा कि जिससे वो काट दे उसको। तो बिल्कुल इसके पास सीक्वेंस होता है। मान लीजिए ये बैक्टीरिया का डीएनए है, आई मीन सर्कुलर डीएनए है ऐसा, तो यहाँ इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, इसके पास भी ये रही यहाँ पे। लेकिन क्या करता है बैक्टीरिया, बहुत स्मार्ट है, ये अपनी बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर लेता है। कैसे? यहाँ पे ये मिथाइलेशन कर लेता है, CH3 ग्रुप लगा देता है। जहाँ जहाँ इसकी रिकॉग्निशन साइट्स है, रेस्ट्रिक्शन साइट है कि यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको काट सकता है, तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा देती है, मिथाइल ग्रुप लगा, और अपने बैक्टीरिया के जो अपना जो डीएनए है उसको मॉडिफाई कर लेती है, और इस चीज़ को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्यों कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वायरस के डीएनए को तो रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, रोक दे रहा है ग्रोथ करने से, उसको काट दे रहा है, लेकिन अपने डीएनए को ये मॉडिफाई कर ले रहा है इस तरह से ताकि इसका खुद का डीएनए बचा रहे। इसीलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन सिस्टम, RM सिस्टम इसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। आई होप इतना समझ में आया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि वायरस के डीएनए को, या वायरस के डीएनए को, एक्चुअली वो डीएनए को सीक्वेंस को काटते हैं, लेकिन वायरस के डीएनए को इसलिए काटते हैं, बैक्टीरिया उसको अपने डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में यूज़ करती है, अपने बचाव के लिए यूज़ करती है। और जब वायरस के डीएनए को ये काट देती है तो वायरस डीएनए उस पर ग्रो नहीं कर पाता, इन्फेक्ट नहीं कर पाता, और बैक्टीरिया बच जाता है। ठीक, और फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जैसे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काटता है, वो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस को पहचानता है, रेस्ट्रिक्शन साइट जिनको कहते हैं, जो 4 से 8 बेस पेयर की लेंथ में होती हैं, उन्हीं को पहचानते हैं। मान लीजिए ये डीएनए है वायरस का, तो यहाँ पे हो सकता है कि वायरस का डीएनए ये है, तो यहाँ पे कुछ साइट्स होंगी, यहाँ पे कुछ साइट्स होंगी, यहाँ पे कुछ साइट्स होंगी। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इनको पहचानेगा कि अच्छा मुझे यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, तो यहाँ से काटेंगी ये। और एक नॉर्मली जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वो 4 से 8 बेस पेयर्स की होती हैं। ठीक, इतना बात हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। अब क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डीएनए के लिए मॉडिफाई एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक होता है न्यूक्लिएजेस ग्रुप। एजेस जिसमें लगा होता है वो एंजाइम होता है, पता है। तो न्यूक्लिएजेस में 2 ग्रुप आती हैं, डीएनएज और आरएनएज। तो जो आरएनए को काटता है वो आरएनएज होता है,
और जो डीएनए को काटता है वो डीएनएज होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस होती हैं, एक्सोन्यूक्लियस होती हैं। ये तो हम सबको पता है कि एक्सोन्यूक्लियस की होती हैं जो एज से, किनारे से एक एक मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड है उनको हटाएं, उसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो बीच से काटे उनको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। जैसे ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस हुआ, तो ये जब एग्जिट से एज से काटता है, बारी बारी एक एक न्यूक्लियोटाइड करके काटे तो एक्सोन्यूक्लियोटाइड, अगर जब बीच से काटता है तो एंडोन्यूक्लियस हो गया। ये तो हम जानते हैं। इसके बाद क्या है कि ये तो है कि कहाँ से किस साइड से काटता है उसके बेसिस पे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन फिर आता है कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अलग अलग उनके वेट के हिसाब से, किस तरह से वो ब्लंट एंड दे रहे हैं कि स्टिकी एंड दे रहे हैं उसके हिसाब से, और वो कैसा क्लीव कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को तीन तरह से डिवाइड किया है, तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो उनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक हमने जो बातें अभी सीखी हैं वो पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया दैट क्लीव्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो डीएनए को कुछ स्पेसिफिक साइट पे काटता है, और उस स्पेसिफिक साइट को जहाँ वो काटता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर, बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि सीजर का काम होता है काटना, और ये सब भी फ्रेगमेंट्स को काटती हैं। दैट कट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक पॉइंट, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे काटती हैं, और इट इज़ मोस्टली नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मोस्टली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। फिर आता है कि रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट्स और लोकेशंस ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल containing specific sequence of 4 to 8 base pair in length। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, डीएनए पे कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो नॉर्मली 4 से 8 बेस पेयर में होते हैं लेंथ में, और विच आर रिकॉग्नाइज बाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिकॉग्नाइज की जाती हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, और उनको फिर वो रिकॉग्नाइज करने के बाद काट देते हैं। फिर क्या आता है कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स और पैलिंड्रोमिक इन सीक्वेंस और ऑनजी। जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती हैं। पैलिंड्रोमिक मतलब क्या होता है, और टाइप 2 की इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, नॉन पैलिंड्रोमिक भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली पैलिंड्रोमिक होती हैं। और टाइप 2 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उसमें तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे कि हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे कोई सीक्वेंस मान लीजिए कि ये पहले मान लीजिए कि ये 5 प्राइम डैश है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम हो गया, और ये 5 प्राइम हो गया। तो क्या होता है कि इधर से भी हम मान लीजिए सी 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 जी 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 हम कर देते हैं, तो 5 प्राइम टर्म से पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, सी 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 जी जी जी। अगर हम इधर से भी, इस साइड से भी इससे पढ़े सी 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 जी जी जी, तो इधर से 5 प्राइम से पढ़ने से भी सेम होना चाहिए, और इधर से भी 5 प्राइम पढ़ने से भी सेम होना चाहिए, और इन दोनों के बीच बॉन्डिंग तो होगी, साइटोसिन गुआनोसिन के बीच बॉन्डिंग होती है। तो इसे ही कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि एक स्ट्रैंड के 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ने पे भी वहीं हो, और दूसरे वाले सीक्वेंस से भी पढ़ने से भी वहीं सीरीज़ आए। जैसे सी 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 जी 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 है, तो यहाँ से भी पढ़ें तो सी 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 और जी 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 ही होनी चाहिए, इसे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स मोस्टली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती हैं। अब आता है बायोलॉजिकल रोल। रेस्ट्रिक्शन साइट का बायोलॉजिकल रोल क्या है, तो ये तो हमने देखा कि बैक्टीरिया अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यूज़ करती है, वही लिखा है तो पढ़ लेते हैं कि क्या है कि मोस्ट बैक्टीरिया यूज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज अ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस की बचाव के लिए, बैक्टीरियोफेजेस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए बैक्टीरियाज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपने डिफेंस के लिए यूज़ करती हैं, बचाव के लिए यूज़ करती हैं। क्या करती हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रिवेंट द रेप्लिकेशन ऑफ द फेज बाई क्लीविंग इट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। बैक्टीरियोफेज के वायरस को उसके ग्रोथ के, उसके रेप्लिकेशन को रोकने के लिए उसके डीएनए के सीक्वेंस को कुछ स्पेसिफिक जगहों पे काट देती हैं, जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। द होस्ट डीएनए इज प्रोटेक्टेड बाय मिथाइलेज विच एड मिथाइल ग्रुप टू एडेनाइन और साइटोसिन बेसेस विद इन द रिकॉग्निशन साइट, देयर बाय मॉडिफाइंग द साइट एंड प्रोटेक्टिंग द होस्ट सेल। ये भी हमने देखा कि बैक्टीरिया को जब
वो डीएनए को सीक्वेंस को काट रही, तो अपने डीएनए के सीक्वेंस के पास भी तो उसके रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी, रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस होंगी, तो वो क्यों नहीं काट रही है अपना? तो वो क्या करती है, वो मिथाइलेशन कर लेती है। बैक्टीरिया अपना मॉडिफाई कर लेती है डीएनए, जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेती है। मोस्टली कहाँ पे, एडेनिन और साइटोसिन पे मिथाइल ग्रुप ऐड करके मिथाइलेशन कर देती है उसके, जिसकी वजह से उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो अपना डीएनए नहीं काट पाती है। और इस पूरे सिस्टम को रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया वायरस के ग्रोथ को तो रेस्ट्रिक्ट कर रही है, लेकिन अपना मॉडिफाई करके बचा ले रही है बैक्टीरिया, और इसी को कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब आता है कि टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये भी हमने देखा कि एक्सोन्यूक्लियोजेस और एंडोन्यूक्लियोजेस क्या होती हैं। तो एक्सोन्यूक्लियोजेस क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियोजेस आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल ईदर फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन। वही है कि जब साइड साइड से एक एक करके जब हम 5 प्राइम से, या तो ये 5 प्राइम 3 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 5 प्राइम है, ये 3 डैश है, तो जब साइड साइड से टर्मिनल से एक एक न्यूक्लियोटाइड निकले तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस जब बीच से। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस पार्टिकुलर बेस सीक्वेंस विद इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल एंड कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन सी बॉन्ड तोड़ती है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ती है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ती हैं। वो न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स नहीं तोड़ती हैं साइटोसिन गुआनोसिन के बीच, एडेनिन थाइमिन के बीच, नहीं, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ती है जो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। ठीक, ये समझ में आया है ना कि क्या करती हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ती हैं। ये बात याद रखना है कि ऐसे नहीं कि, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये सब बातें तो हमने 12th में भी पढ़ी हैं और बाद में भी पढ़ी है, नहीं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। और हमारे सिलेबस में भी तो हमने पढ़ी कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कोई हमारा है, किसको मान लेते हैं कि हिंद 2 को मान लेते हैं, हिंद 3 को मान लेते हैं, ठीक। तो हिंद 3 अगर कोई हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, जो पहला ये लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, इसको हम लेते हैं जीनस से। जीनस कौन सा है? जीनस इसका है हीमोफाइलस। 2 जो लेटर होते हैं वो हम लेते हैं स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ कौन सी है? इन्फ्लुएंजी। और ये जो तीसरा एक लेटर होता है ये होता है स्ट्रेन, की कौन सा स्ट्रेन है, बैक्टीरिया का है या जिससे भी हमने लिया है तो कौन सा स्ट्रेन है। और ये जो रोमन नंबर में नंबर लिखा होता है ये ऑर्डर बताता है कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में ये कौन सा नंबर का एंजाइम डिस्कवर हुआ है, तो ये तीसरे नंबर का एंजाइम डिस्कवर हुआ है, ठीक। समझ में आया कि कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं? पहला लेटर हम जीनस का लेते हैं, दूसरा 2 लेटर हम लेते हैं स्पीशीज़ का, तीसरा जो लेटर होता है वो स्ट्रेन लेते हैं कि कौन सा स्ट्रेन है। और रोमन नंबर में जो नंबर लिखा होता है वो ऑर्डर बताता है कि ये किस नंबर का, कौन सा नंबर का इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म में, ठीक। तो इसको पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल कि एन एब्रीविएशन ऑफ द जीनस एंड द स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू 3 लेटर्स। पहले 3 अक्षर में एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है जीनस और स्पीशीज़ के नाम में, जैसे इको के किसका है? एस्चेरिचिया कोलाई के लिए। आइडेंटिफाइड द फर्स्ट लेटर ई ऑफ द जीनस। ये फर्स्ट लेटर ई किसका है? जीनस का है। द फर्स्ट 2 लेटर को ऑफ स्पीसीज, को स्पीसीज का है, एस्चेरिचिया कोलाई। इट इज़ फॉलोड बाई अ लेटर, नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। या तो लेटर हो सकता है या नंबर हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों का बताने के लिए स्ट्रेन ऑफ स्पीसीज की स्ट्रेन कौन सी है। फिर अ रोमन न्यूमेरल टू इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम वर फाउंड इन द सेम ऑर्गेनिज्म और स्ट्रेन। और जो रोमन नंबर में लिखा होता है वो क्या बताता है कि कौन से ऑर्डर में वो डिस्कवर हुआ है वो एंजाइम उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ में। जैसे हमने हिंद 3 का एग्जांपल देखा तो हिंद जीनस का एच लिया गया है, हीमोफाइलस का IN लिया गया है, इन्फ्लुएंजा स्पीसीज़ का D स्ट्रेन का नाम है और 3rd ऑर्डर है, ठीक। यहाँ पे भी हमने हिंद 3 का एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जो बताया मैंने वही है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। एक हमने टाइप देखा है
कि वो कहाँ से किस साइड से काटता है। अगर टर्मिनल से काटता है तो एक्सो, और अगर विद इन बीच से काटता है तो एंडोन्यूक्लियस। अब आता है क्लासिफिकेशन किस पे, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई, किस तरह का सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द नेचर ऑफ कट्स मेड इन द डीएनए, डीएनए में जब वो काट रहा है तो कैसा नेचर, कैसा कट बना रहा है, स्टिकी एंड बना रहा है कि ब्लंट एंड बना रहा है। एंड द एंजाइम स्ट्रक्चर, देयर आर थ्री क्लासेस है। उससे पहले हमें क्या जानना है कि नेचर ऑफ कट से क्या मतलब है, कि डीएनए कैसा कट बनाता है, ठीक, कि ब्लंट एंड क्या होते हैं, स्टिकी एंड क्या होते हैं। तो ये देखिए क्या होते हैं। मान लीजिए हमारा कोई ये डीएनए का सीक्वेंस है, मान लीजिए पैलिंड्रोम यही मान लेते हैं हम कि सी 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 है, ये जी 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 है, तो यहाँ पे भी जी 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 एंड सी सी सी। एक्चुअली इधर से लिखना चाहिए बट मैंने भी लिख दिया। तो क्या होता है, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल बीचों बीच काटता है, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, अभी काट दिया तो ये कैसे हो जाएंगी, इस तरह से दिखेंगी, सी 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 जी जी जी, इधर जी 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 सी सी सी, बिल्कुल बीचों बीच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। स्टिकी एंड्स कहलाती हैं, सॉरी ब्लंट एंड कहलाती हैं, क्योंकि इन्होंने आपस में इनकी बेस पेयरिंग है। ये किसी और से मतलब कहाँ किसी से बॉन्ड कर पाएंगी, स्टिक नहीं कर पाएंगी, ये बिल्कुल इक्वल है। तो जब इक्वल काटता है कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल बीचों बीच काटता है, तो हम उसको कहते हैं ब्लंट एंड। अब स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हम मान लेते हैं अगर हम वेक्टर में लाइगेट करते हैं वो चीज़, तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो इससे एग्जांपल और क्लियर होगा, इसलिए मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट का लिया है। तो अगर हम मान लें एग्जांपल लेते हैं ई को R1 का, तो ई को R1 क्या करता है, जी और ए की बॉन्ड को काटता है, गुआनिसिन एडेनिसिन को बॉन्ड को काटता है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो मान लीजिए ये हमारा कोई डीएनए का सीक्वेंस है, तो डीएनए का सीक्वेंस है ये, तो इसके पास पर्टिकुलर कुछ साइट होगा, ई को R1 का स्पेसिफिक साइट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट स्पेसिफिक होते हैं, वो उनका कोई एक पर्टिकुलर साइट होता है, वहीं काटते हैं, ठीक। तो इसका मान लीजिए कोई साइट है GAATTC है, और इधर भी साइट होगी GAATTC, क्योंकि दोनों तरफ साइट होनी चाहिए, दोनों साइड उसकी साइट होती है रेस्ट्रिक्शन साइट, तभी वो काट पाता है, तभी तो यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा, तभी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी होगी साइट इसकी GTTAAG होगी, और ये भी होगी साइट यहाँ पे GTCTTAAG, क्योंकि हम जानते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है ये, ठीक। इतना समझ में आया कि क्या होगा, ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है, ई को R1 से हम काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ई को R1 से काटने पर ई को R1 काटता है जी और ए का बॉन्ड, तो यहाँ से ई जी और ए का बॉन्ड काट देगा, फिर यहाँ से ए जी का बॉन्ड काट देगा, फिर यहाँ से जी ए का बॉन्ड काट देगा, और फिर यहाँ से भी ए जी का बॉन्ड काट देगा। तो अब ये कैसा दिखाई देगा, अब ये ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे जब जी का बॉन्ड कट गया, जी ए का बॉन्ड कट दिया, पूरा हट गया, तो अब क्या रहेंगी बस AATTC, और फिर यहाँ हमारा यहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद इधर भी कट दिया है, जी और ए का बॉन्ड कट गया है, तो इधर अब हम बस हमारा जी बचा है, और सब तो कट गया, और सब कट गया ना, जी और ए का बॉन्ड, ई को R1 जी और ए का बॉन्ड काटता है, जी ग्वानिन और एडेनिसिन का बॉन्ड काटता है, तो इसने यहाँ से कट मार दिया, तो अब बस जी बचा यहाँ पे। तो और फिर दूसरे स्टैंड में क्या होगा, यहाँ पे भी ए और जी का बॉन्ड कट गया है, तो अब बस यहाँ पे पूरा इधर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बस हमारा सी का आएगा बॉन्ड। इसके बाद हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद इधर क्या है, इधर भी इसने ए और जी का बॉन्ड काट दिया है, तो जी साइड में हो गया,
और CTTA आ गया, इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई गुआनोसिन साइटोसिन की। और ये तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एसिमेट्रिकल हो गया ना, स्टिकी एंड हो गया। अब इसको हम ले जाकर वेक्टर में लाइगेट करेंगे तो उसके पास भी, इसके पास मान लीजिए कोई वेक्टर है, तो अब इसके पास भी हम जानते हैं कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी काटते हैं और वेक्टर को भी काटते हैं। क्यों काटते हैं? ताकि स्टिकी एंड मिले। मान लीजिए हम वेक्टर में लाइगेट अब करेंगे इस चीज़ को, तो इसके पास इसका पर्टिकुलर TTA वाला सीक्वेंस होगा उसके पास, और इसके पास भी AATT वाला सीक्वेंस होगा, ताकि वो दोनों लाइगेट कर जाएं। इसका फ़ायदा होता है स्टिकी एंड्स का, और स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स में यही मतलब है। ये स्टिकी एंड्स होता है। ब्लंट एंड्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस है CCC मान लेते हैं, तो GGG CCC इसका पैनिड्रोन सीक्वेंस हुआ। ये कोई अगर रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल बीचों बीच काट देता है और दोनों को इक्वल कर देता है, ये CCC हो गया, इधर GGG हो गया, ये GGG हो गया, ये CCC हो गया, इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग हो गई तो दोनों बिल्कुल इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गए, तो वो ब्लंट एंड कहलाता है। आई होप समझ में आया कि क्या होता है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड जब बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में काट दे तो उसको ब्लंट एंड कहते हैं, और स्टिकी एंड जब कुछ ओवर हैंग बने उस पर, उसको स्टिकी एंड कहते हैं। ओवर हैंग कहने का मतलब ये है, इधर बचा हुआ है, ओवर हैंग निकला हुआ है, ये किसी और से जाके अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ पेयरिंग करेगा। इधर ओवर हैंग है तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयर करेगा। इसको स्टिकी एंड्स कहते हैं। ब्लंट एंड बिल्कुल इक्वल होता है। आई होप इतना समझ में आया हो। अब आगे पढ़ते हैं कि इन सभी के बेस पे, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, आइडेंटिफिकेशन, नेचर ऑफ कट्स और एंजाइम स्ट्रक्चर, देयर आर 3 क्लासेस। 3 क्लासेस हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं कि ये इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के पास दोनों रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन एक्टिविटी दोनों होती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर देंगे, मिथाइलेट कर देंगे, CH3 ग्रुप लगा देंगे और वायरल DNA को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये तो ऑलमोस्ट सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में होगा, क्योंकि उसका वही काम ही है। इसी को RM सिस्टम कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या होता है कि क्लीवेज, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मान लीजिए ये कोई DNA सीक्वेंस है और इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ है, मान लीजिए यहाँ इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये क्लीव कहाँ करता है? इससे ये क्लीव करता है 100 बेस पेयर्स अवे, इधर कहीं क्लीव करेगा, 100 बेस पेयर दूरी पे क्लीव करेगा। इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर है, लेकिन ये क्लीव करता है टाइप 1 एंजाइम 100 बेस पेयर की दूरी पर क्लीव करता है, ठीक। और इसमें रिकॉग्निशन साइट एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब पैलिंड्रोम सीक्वेंस नहीं होता है। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 सब यूनिट इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कह सकते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कि एक देखिए 3-4 न्यूक्लियोटाइड्स का, मान लीजिए ATCG एक पार्ट होता है, फिर दूसरा पार्ट होता है 4-5 न्यूक्लियोटाइड्स का CCTTG, फिर 5-6 न्यूक्लियोटाइड्स का इनके बीच में कोई पार्ट होता है जो नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई CCTTA यही है, कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई उनका ऑर्डर नहीं होता है, ठीक। ये होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1 के। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? ये क्लीव करता है अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को 100 बेस पेयर्स दूर पर, ठीक। क्या है इसमें? और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले टाइप की, जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसमें 3 तरह की सब यूनिट होती हैं, मतलब 3 सब यूनिट होती हैं। एक रेस्ट्रिक्शन को पहचानती हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट को, एक मॉडिफिकेशन करती हैं, और तीसरा जो सब यूनिट होता है वो न्यूक्लियस का काम करता है, काटने का काम करता है। पढ़ लेते हैं टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। दीज एंजाइम्स पोजेस बोथ रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़। ये बोथ मॉडिफिकेशन और रेस्ट्रिक्शन दोनों करती हैं। इन दिस केस द रेस्ट्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द मिथाइलेशन स्टेटस ऑफ द टारगेट DNA। ये टारगेट नहीं है, टारगेट है, टारगेट DNA। क्या बोल रहा है ये कि इसमें क्या होता है कि जैसे बैक्टीरियल सेल है तो वो अपना DNA मिथाइलेट कर देगी, मिथाइलेशन करके CH3 ग्रुप लगा लेगी, और जो वायरल DNA है वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और उसके बाद न्यूक्लियस से उसको काट दिया जाएगा। क्लीवेज टेक्स प्लेस नियरली 100 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट से, जो मान लीजिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो इससे 100 बेस पेयर की दूरी पर वो काटेगा।
द स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉग्निशन साइट इज़ एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब पैलिंड्रोमिक नहीं होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 पार्ट। जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो 2 पार्ट में कंपोज होती है। कैसा? वन पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन साइट इज़ कम्पोज ऑफ 3-4 न्यूक्लियोटाइड्स। 3-4 न्यूक्लियोटाइड का पहला पार्ट होता है, फिर दूसरा पार्ट होता है 4-5 न्यूक्लियोटाइड्स का। द 2 पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय ए नॉन स्पेसिफिक स्पेसर ऑफ अबाउट 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड। और दोनों पार्ट एक नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड। देखिए जैसे एक पार्ट ये हो गया हमारा 3-4 न्यूक्लियोटाइड का, और दूसरा पार्ट ये, और ये दोनों ऐसे एक नॉन स्पेसिफिक 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स वाले बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है अब कि फॉर दियर फंक्शन द टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिक्वायर्स एस एडिनोसाइल मेथियोनिन सैम, जिसको कहते हैं एटीपी एंड मैग्नीशियम 2+। जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, को हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप में ये याद रखना है कि कौन सा फंक्शन वो करता है, किसकी वजह से, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, ये क्या करता है, ये मिथाइल देता है। बैक्टीरिया को मिथाइलेशन करने के लिए CH3 चाहिए तो कहीं से तो देगा, तो ये मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड करता है। ATP और मैग्नीशियम +2 आयन हेल्प करते हैं पूरा प्रोसेस करने में। फिर क्या है कि दे आर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो फर्स्ट टाइप के हैं, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कंपोज ऑफ 3 सब यूनिट। 3 सब यूनिट होती हैं। और स्पेसिफिसिटी यूनिट विच डिटरमाइन द रिकॉग्निशन साइट, स्पेसिफिटी यूनिट जो होती है रिकॉग्निशन साइट को डिटरमाइन करती है। और रेस्ट्रिक्शन यूनिट जो रेस्ट्रिक्शन करती है, काटती है। और एंड मॉडिफिकेशन यूनिट, और एक मॉडिफिकेशन करती है जो बैक्टीरिया को DNA को मॉडिफाई करती है, CH3 ग्रुप लगाती है। एग्जाम्पल्स हैं टाइप 1 न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ECO A, ECO B, ECO K, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट के टाइप है। और क्या है हमारा टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? तो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक पोजीशन पे काटते हैं। जैसे टाइप 1 था तो जहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट है वो 100 बेस पेयर दूरी पर काटता था, लेकिन टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एकदम जहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट है वहीं काटता है। और सबसे ज़्यादा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में सबसे ज़्यादा यूज़ हम टाइप 2 का ही करते हैं। टाइप 1 और टाइप 3 बहुत कम, बहुत रेयरली यूज़ की जाती हैं। इसमें क्या होता है कि डिस्क्रीट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स एंड जेल बैंडिंग पैटर्न्स और ऑब्जर्व्ड। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट होती हैं, नॉन स्टिकी एंड्स बनती हैं तो फ्रैगमेंट्स बन जाती हैं, और जेल बैंडिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दे प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 2 डिफरेंट टाइप के कट प्रोड्यूस करते हैं। ब्लंट एंड व्हेन DNA कट एट सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन साइट एंड स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस एन ओवरहैंग। ब्लंटिंग और स्टिकी एंड के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, ये वहीं कह रहा है। फिर द रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज रोटेशनली सिमेट्रिकल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सिमेट्रिकल होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के भी बारे में भी हमने पढ़ा है। फिर ये याद रखना है कि दिस रिक्वायर्स Mg2+ एज अ कोफैक्टर बट नॉट ATP। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए Mg2+ चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, लेकिन ATP और SAM की ज़रूरत नहीं होती है। वेट इसका होता है 50 से 100 किलो डाल्टन का। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब है कि टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम कैसे करती हैं। तो काम कैसे करती है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की? तो सिंपल है कि क्या करती है, पहले मान लीजिए कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है रेस्ट्रिक्शन साइट, तो उस पर पहले जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो नॉन स्पेसिफिक कांटेक्ट करता है, उसके साथ बाइंडिंग कर लेता है डाइमर्स के फॉर्म में। डाइमर्स क्या होते हैं? 2 तरह के जो कोई भी या तो सिमिलर हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, या अलग तरह के जो कोई भी कंपाउंड आपस में ग्रुपिंग कर ले, बॉन्डिंग कर दे, उसे डाइमर कहते हैं। तो डाइमर के फॉर्म में एक नॉन स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं, ऐसे ही बॉन्डिंग कर लेता है। उसके बाद या तो यहाँ से वो धीरे धीरे स्लाइड करते करते जाए, या फिर लॉन्ग जंप करके जाए, इस रेस्ट्रिक्शन साइट पे चला जाता है और उसके बाद उसको काट देता है। ये सब सिंपली प्रोसेस है बस कि कैसे होता है। तो देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। द टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट इस्टेब्लिश नॉन स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट विद DNA एंड बाइंड टू देम इन फॉर्म ऑफ डाइमर। पहले नॉन स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट बनाता है, हमारे DNA का सीक्वेंस है, ये हमारा BAM-H1 है, तो ये पहले आता है और कहीं भी एक पॉइंट पे नॉन स्पेसिफिक बॉन्डिंग कर लेता है DNA के सीक्वेंस में। फिर क्या होता है कि द टारगेट सीक्वेंस इज देन डिटेक्टेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। अब टारगेट सीक्वेंस कैसे पता किया जाता है? या तो जो हमारा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था BAM1, या तो ये स्लाइड करके धीरे धीरे जाए, स्लाइड्स अलोंग द DNA, या फिर धीरे धीरे डिफ्यूज़ करते करते जाए शॉर्ट डिस्टेंसेस पे,
और अगर कोई ज़्यादा दूरी है तो ये उछल कर यहाँ पे जंप करके इस सीक्वेंस पे आ जाएगा। हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहीं हमें काटना है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार जब टारगेट डीएनए पता चल जाता है यहाँ पे कि हमें इसी को काटना है, तो उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। इन चेंजेस की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यहाँ पे आया है, जो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज एंड द प्रोडक्ट इज रिलीज। जो डाइएस्टर बॉन्ड होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही तोड़ती हैं, वो टूट जाता है और हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाहर आ जाता है। ठीक, ये प्रोसेस है। पहले आके उसने नॉन स्पेसिफिक बॉन्डिंग की, फिर धीरे धीरे स्लाइड करके या जंप करके वो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उस पर आ गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको कपलिंग कहते हैं। कपलिंग के बाद उसने हाइड्रोलिसिस किया, इसको काट दिया और उसके बाद डेमर बाहर आ गया, बैम्बच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाहर आ गया। काटने के बाद जो फ्रेगमेंट है ऐसे दिखाई देंगे, क्योंकि ये BAM1 जो है ये काटता है हमारा GG का बॉन्ड काटता है, इसलिए यहाँ पे इसने GG का बॉन्ड काटा है। देख सकते हैं यहाँ पे GG का बॉन्ड काटा है, गुआनोसिन का बॉन्ड काटता है। ठीक, तो सेकंड हमारा हो गया। अब हमारा टाइप 3 का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं जो सेम DNA में ये रिकॉग्नाइज भी करते हैं और मिथाइलेट करते हैं। मतलब ये ऐसे एंजाइम है कि कोई अगर वायरल DNA, सारे बैक्टीरिया के जो भी DNA वो तो बैक्टीरिया पहले अपना मॉडिफाई कर लेता है ताकि उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काट ना दे, और ये क्या करता है, ये वायरल DNA को भी मॉडिफाई कर सकता है और रिस्ट्रिक्ट तो करेगा ही, लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्लीव करते हैं 24 से 26 बेस पेयर अवे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहला टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट के 100 बेस पेयर दूरी पर क्लीव करता है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर ही क्लीव करता है जहाँ हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट है वहीं पर। और टाइप 3 24 से 26 बेस पेयर दूरी पर क्लीव करते हैं। ये क्या होता है कि दे आर कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट। टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 सब यूनिट के बने होते हैं। द रिकॉग्निशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ DNA आर कैरिड आउट बाई फर्स्ट सब यूनिट। रेकग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करना, रेस्ट्रिक्शन साइट को, और मॉडिफाई करने का काम पहला सब यूनिट करता है जिसको हम M और मॉड कहते हैं। और न्यूक्लियस काटने का काम कौन करता है? R सब यूनिट, जिसको R और रेस कहते हैं। ठीक, एकदम इजी है ये। 2 सब यूनिट होते हैं इसमें। पहला सब यूनिट क्या करता है? रिकॉग्निशन और मॉडिफिकेशन का काम करता है, और सेकेंड यूनिट क्लीवेज का काम करता है, काटने का काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें ATP की ज़रूरत होती है और Mg+2 की ज़रूरत होती है। इसमें हमें पहले टाइप 1 एंजाइम की तरह ही ATP, SAM और Mg2+ सबकी ज़रूरत होती है। टाइप 2 एंजाइम में बस हमें Mg2+ चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर क्या है कि DNA क्लीवेज इज एडेड बाई ATP एज वेल एज मैग्नीशियम 2+, वेयर एज SAM इज व्हाट एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग क्लीवेज। क्लीवेज को कराने के लिए SAM रिस्पॉन्सिबल होता है और ATP और Mg2+ से काटते हैं। और टाइप 1 एंजाइम में SM क्या करता था? SM वैसे हमेशा बैक्टीरिया को मिथाइल ग्रुप देने का काम करता है। फिर क्या है, ओनली वन ऑफ द DNA स्ट्रैंड्स इज क्लीव्ड। इसमें क्या होता है कि एक ही DNA जो होता है स्ट्रैंड वो क्लीव होता है। हाउएवर टू ब्रेक द डबल स्ट्रैंड द 2 रिकॉग्निशन साइट इन द अपोजिंग डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड। दोनों अपोजिट साइड में, इसका कहने का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड पे हमें चाहिए होगा अपना रिकॉग्निशन साइट चाहिए होगा, तभी टाइप 3 के रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करेंगे। एक बात यह है कि टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मोस्टली यूज देन टाइप 1 एंड टाइप 1। ये बात हमें बिल्कुल याद रखनी है कि जो टाइप 1 के और टाइप 3 एंजाइम है बहुत कम, रेयरली यूज़ किए जाते हैं, जबकि टाइप 2 जो हमारा एंजाइम है वही यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। बायोटेक में उसी का यूज़ किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि एक तो वो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट पर ही काटता है, उसके बाद वो स्टिकी एंड्स देता है, ब्लंट एंड्स भी देता है लेकिन हमें स्टिकी एंड ज़्यादा देता है। और एक बात, हमें ब्लंट एंड्स मिलता है, हमें स्टिकी एंड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें स्टिकी एंड्स का काम होता है, लेकिन हम ब्लंट एंड्स को भी स्टिकी एंड से बना सकते हैं एडेप्टर और लिंकर्स की हेल्प से। ये बात हम लाइगेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बात याद रखनी है कि हम ब्लंट एंड्स को भी स्टिकी एंड्स बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम हो गया। और एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या क्या है? एक तो सबसे बड़ा यही है कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होती है, वेक्टर को काटने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट काटने के लिए, लाइगेशन के लिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प होती है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ होता है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीफॉर्मिज्म में भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हेल्प किया। अगर आपने 3rd सेमेस्टर में ये पढ़ा था तो ये जूलॉजी में टॉपिक था,
RFLP का टॉपिक था लास्ट चैप्टर में, तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो एप्लीकेशन इसके क्या क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूटिलाइज फॉर जीन इंसर्शन इनटू प्लाज्मिड, जीन इंसर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लाज्मिड में ड्यूरिंग क्लोनिंग एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और यूज फॉर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेन्स और इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टॉपिक हो गया। आई होप समझ में आया होगा। नोट्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे और प्रॉपर नोट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू।